Hello, students. I am again back with part 2 of chapter number 6 National Movement during the First World War, Lucknow Pact, and other developments. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. बेटा पार्ट 1 में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे पार्ट 2 को. बेटा पार्ट 2 स्टार्ट होगा इस टॉपिक से इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस ऑफ द पैक्ट. तो ये जो लखनऊ पैक्ट हुआ इसकी क्या सिग्निफिकेंस थी, क्या इम्पोर्टेंस थी, उसको अब हम डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ हम लखनऊ पैक्ट की इम्पैक्ट को भी डिस्कस करेंगे. इम्पैक्ट का मतलब होता है बेटा प्रभाव और सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, इम्पोर्टेंस. ठीक है. तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को ध्यान से देखा होगा तो आपको शॉर्ट कमिंग्स पता चल गई होंगी कि इसकी लखनऊ पैक्ट की, कि भैया वो लखनऊ पैक्ट जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में साइन हुआ, वो अकॉर्ड जो किस किस के बीच में हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, उसकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, कुछ कमियां थी. पर बेटा इन कमियों के बावजूद भी, इतनी कमियां होने के बाद भी हम इस पैक्ट को एक बिग अचीवमेंट की तरह देखते हैं. प्रेस करने का मतलब होता है सराहा जाना, प्रशंसा होना. तो ये जो पैक्ट था इसे हम किसके रूप में देखते हैं, एक बिग अचीवमेंट के रूप में देखते हैं. तो जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस थी इस पैक्ट की वो ये थी कि भाई इसने हिंदू और मुस्लिम्स को यूनाइटेड किया. ठीक है, मानो या ना मानो पर थोड़े टाइम के लिए हिंदू और मुस्लिम यूनाइटेड हो गए. फर्स्ट इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप. ये एक महत्वपूर्ण स्टेप थी, इम्पॉर्टेंट स्टेप थी किस रास्ते के लिए बेटा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए. ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था. हिंदू मुस्लिम cooperation and unity continued throughout the year 1914 to 1922. 1914 से लेकर के 1922 तक हिंदू मुस्लिम cooperation बहुत अच्छे से चला, इनकी यूनिटी बहुत अच्छे से चली, कोई प्रॉब्लम. इट हैड बीन सेड, बेटा ऐसा कहा गया था कि कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मुस्लिम लीग को, बहुत ज़्यादा समर्थन दिया है मुस्लिम लीग को. ठीक है, तो ये कहा गया था कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को बहुत अधिक समर्थन दिया है, बहुत ज़्यादा हेल्प की है. तिलक इस बात का रिप्लाई ऐसे करते हैं कि अगर आप कहते हो कि ये कांग्रेस का क्रिटिसिज्म है, कांग्रेस की बुराई है कि उसने हद से ज़्यादा समर्थन किया है मुस्लिम लीग को, तो ऐसा नहीं है. और अगर हमने ऐसा किया भी है तो उसके पीछे एक बड़ा मोटिव था. तिलक कहते हैं कि जब हमारी फाइट थी किसी थर्ड पार्टी से, ठीक है, जब हम दोनों ने मिलकर किसी थर्ड पार्टी के लिए लड़ा तो हम एक प्लेटफॉर्म पे साथ में आए. ठीक है, हम रेस में यूनाइटेड रहे. रेस का मतलब यहाँ पर नस्ल है. ठीक है, क्या है बेटा, नस्ल. हम यूनाइटेड रहे, रेस में यूनाइटेड रहे, रिलीजन में, धर्म में हमने एकजुटता दिखाई, नस्ल में हमने एकजुटता दिखाई. जब ज़रूरत थी तो हमने ऐसा किया. हम उस टाइम में किससे लड़ रहे थे, थर्ड पार्टी, और वो थर्ड पार्टी कौन थे, ब्रिटिश. सेकेंड देखेंगे हम, जो यूनिटी थी किसके बीच में बेटा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में. ठीक है, and between early nationalist and assertive nationalist demoralized the government of India. बेटा एक बात और ध्यान से सुनो, जैसे ही हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी, मुस्लिम लीग कांग्रेस साथ में आई, भले ही नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट साथ में आए, तो इनको साथ में आता देखते ही आधे तो मॉरल डाउन हो जाते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के. ब्रिटिशर्स को डराने के लिए ये बात बहुत थी कि भाई आप कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में आ गए हैं. अंग्रेजों को डराने के लिए एक स्टेटमेंट बहुत था कि भाई अब असर्टिव नेशनलिस्ट और नेशनलिस्ट साथ में मिलकर काम करेंगे. तो ये भी एक एडवांटेज मिला हमें. जो हमारे लीडर्स थे वो इस बात से कन्विंस थे, बहुत ज़्यादा इस बात को मानते थे कि जो गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट वुड ग्रांट इंडिया अ सिग्निफिकेंट मेजर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. भैया ये जो अंग्रेजी सरकार है ये सेल्फ गवर्नमेंट का जो हमारी डिमांड है उसको पूरा करेगी.
पर कब करेगी, जब हम यूनाइटेड पॉलिटिकल फ्रंट रहेंगे। अगर पूरा के पूरा विपक्ष, पूरा का पूरा अपोजिशन साथ में रहेगा तो गवर्नमेंट इस डिमांड को पूरा कर देगी। किस डिमांड को बेटा? सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड को। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनना। हमारे लीडर्स इस बात को मानते थे कि जो गवर्नमेंट है वो इंडिया को ग्रांट करेगी, देगी क्या? सेल्फ गवर्नमेंट। पर सिर्फ कब? जब हम यूनाइटेड पॉलिटिकल फ्रंट रहेंगे तब। और अगर हमें सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना है, ठीक है, तो हमें एकजुट रहना ही पड़ेगा, हमें यूनाइटेड रहना ही पड़ेगा। द गवर्नमेंट नाउ हैड नो एक्सक्यूज फॉर डिलेइंग पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। जब हम एक सब साथ में आ जाएंगे, हम लोग सब एक हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट के पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं बचेगा ना कि हम क्यों पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को डिले कर रहे हैं, क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को डिले कर रहे हैं। उसको ऑन द स्पॉट सारे डिसीजंस ले। और तीसरा बेटा, इस पैक्ट की वजह से ही हमारी कंट्री में सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन का ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? इस समझौते के कारण, इस पैक्ट के कारण ही हमारी कंट्री में जो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन थे, इनका विकास हुआ, इनका डेवलपमेंट हुआ। तो बात समझ में आ रही है? द पैक्ट लेड टू द ग्रेजुअल डेवलपमेंट। इस पैक्ट की वजह से ही ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस का। जब वर्ल्ड वॉर वन चल ही रहा था ना बेटा, तो हमारे जितने भी लीडर्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को इतना समझा दिया था, सफिशिएंटली क्लियर कर दिया था, इस हद तक उन्हें समझा दिया था, बता दिया था कि भाई हमारी लॉयल्टी तब तक एक्सपेक्ट मत करना जब तक हमारे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की डिमांड को तुम पूरा नहीं कर देते। ठीक हुई बात? एक हाथ दे और एक हाथ ले। ये जो वर्ड लिखा है ना, अनहियर्ड, इसका मतलब होता है अनसुना करना, है ना? बातों पे ध्यान नहीं देना, अनसुना ध्यान करो, कि मतलब सुनने के बाद भी ऐसा बताना कि मैंने सुना ही नहीं। तो हमारे जितने भी लीडर्स उस टाइम पे टॉप नॉच पोजीशंस पे थे, उन सब ने ब्रिटिशर्स को ये समझा दिया कि जब तक आप हमारी ये डिमांड नहीं सुनोगे ना कि भाई हमारी कंट्री में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करनी है, आप पहले ये डिमांड पूरी करो, तभी हम आपके टुवर्ड्स लॉयल रहेंगे। ठीक है, चलो। तो जब वर्ल्ड वॉर वन चल ही रहा था, तभी हमारे लीडर्स ने बहुत अच्छे से समझा दिया ब्रिटिशर्स को कि हमारी लॉयल्टी एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत करना जब तक कि तुम हमारे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को पूरा नहीं कर देते, हमारी कंट्री में राजनीतिक सुधार नहीं कर देते। ये जो वर्ड है ऑन ही वर्ड, इसका मतलब होता है अनसुना करना। बेटा इतनी सारी मुश्किलें थी, बहुत ज़्यादा ऑड टाइम था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, फिर भी इतनी ओवरवेलमिंग ऑड्स के बाद भी, इतनी भारी बाधाओं के बाद भी 20 अगस्त 1970 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बात मान ली कि ठीक है भाई, हम सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस के लिए रेडी हैं। और ये बात कह दी कि भाई हमारी पॉलिसी है इंडिया में कि हम क्या करेंगे, ग्रेजुअल डेवलपमेंट करेंगे। किसका? सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस का। यहाँ पर ये जो ओवरवेलमिंग लिखा है मतलब बहुत ज़्यादा, है ना, भारी, और ऑड्स मतलब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में है बाधाएं। इतनी सारी परेशानियों के बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20 अगस्त 1970 को कह दिया कि भाई अब हम इस प्लानिंग में हैं, हम ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं कि इंडिया को सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस दे दे। बेटा अब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, द होम रूल लीग्स। ठीक है बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है बेटा? जून 1914 में। तो जो ब्रिटिश स्टेट्समैन होते हैं और जो अमेरिकन स्टेट्समैन होते हैं, बोले तो प्रवक्ता जो होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम इस वॉर को सिर्फ और सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि हम पूरे वर्ल्ड को सेफ बना पाएँ। किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए। पूरी दुनिया में हम डेमोक्रेसी ला पाएँ, पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी के लिए सेफ बना पाएँ, इसलिए हम ये वॉर लड़ रहे हैं। तो जो हमारे लीडर्स हैं, जो इंडियन लीडर्स हैं, उस टाइम में जितने भी टॉप नॉच लीडर्स थे, प्रोमिनेंट लीडर्स थे, वो इस बात को सोच रहे थे, उनकी आशा इस बात से थी कि भाई ऐसे तो ब्रिटेन के पास कोई मॉरल राइट है ही नहीं कि वो हमारे लोगों को डिनाई करे, मना करे फ्रीडम देने से, राइट्स देने से। ठीक है, जब यूरोप में ये खुद आपस में इसी बात के लिए लड़ रहे हैं कि फ्रीडम चाहिए, राइट्स चाहिए, तो ये हमारे लोगों को कैसे डिनाई कर सकते हैं कि नहीं भाई तुम्हें ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। फिर से ध्यान से सुनो,
आर लीडर सोप्ड हमारे जो लीडर्स थे वो इस बात की आशा कर रहे थे कि भाई ब्रिटेन को अब ये बात भी समझ आनी चाहिए कि भाई जिस बात के लिए तुम खुद यूरोप में लड़ रहे हो वो चीज़ तुम हम इंडियंस को क्यों नहीं दे रहे हो। तुम्हारे पास तो ऐसा कोई मॉरल राइट ही नहीं है कि तुम हमें डिनाई कर सको। तुम खुद लड़ रहे हो तो हमें भी वो चीज़ें दो, फ्रीडम दो, लिबर्टी दो, राइट्स दो। ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ द वॉर की शुरुआत में बेटा जो इंडियन लीडर्स थे वो पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे थे किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है, शुरुआती दौर में जो हमारे लीडर्स थे वो फुल्ली कंप्लीटली सपोर्ट कर रहे थे किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। पर बेटा हमें उस टाइम में नहीं पता था कि ये वॉर 4 से 5 साल चल जाएगा। 1914 में स्टार्ट होता है और 1918 में ख़त्म होता है। तो 14, 15, 16, 17, 18 कितने साल चल रहा है, 5 साल चल रहा है ना। तो जैसे जैसे वॉर कंटिन्यू होता है जो हमारे लीडर्स होते हैं वो इम्पेशेंट होने लगते हैं और एजिटेट करने लगते हैं किसके लिए, रिफॉर्म्स के लिए। यहाँ पर बेटा ये जो वर्ड रिफॉर्म्स है इसका मीनिंग होता है सुधार करना और एजिटेट का मीनिंग होता है आंदोलन करना। तो जैसे जैसे वॉर कंटिन्यू बढ़ता गया एक प्रोलॉन्ग पीरियड तक चलता गया तो जो हमारे लीडर्स थे वो इम्पेशेंट होते गए और आंदोलन करने लग गए काय के लिए, रिफॉर्म्स के लिए। मिसेस इनी बीसेंट इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया 1914 में। जो मिसेस एनी बेसेंट थी बेटा उन्होंने कांग्रेस को कब ज्वाइन किया, 1914 में ज्वाइन किया। इन्होंने पूरे एफर्ट्स लगाए कि भाई जो कांग्रेस की 2 विंग्स हैं, नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट, नरम दल और गरम दल, वो दोनों साथ में आ जाए। अब बेटा एनी बेसेंट की जो कोशिशें थी वो रंग लाई, उनके जो प्रयास थे वो सफल हुए। हर एफर्ट्स रोड द फ्रूट्स, मतलब देखो ये कंटिन्यूसली ट्राई कर रही थी कि दोनों विंग जो थे कांग्रेस के साथ में आ जाए, असर्टिव नेशनलिस्ट और नेशनलिस्ट, वो साथ में आ भी गए। तिलक ने ज्वाइन किया लखनऊ सेशन को, किसके, कांग्रेस के। कांग्रेस का जो लखनऊ सेशन हो रहा था कब, 1916 में, उसको तिलक ने भी ज्वाइन किया। इस टाइम तक जो एनी बेसेंट थी वो डेवलप कर चुकी थी एक थीम को जो थी होम रूल फॉर इंडिया। और ये जो होम रूल का कंसेप्ट था ये एनी बेसेंट कहाँ से लाई थी बेटा, इस कंसेप्ट के लिए इंस्पिरेशन एनी बेसेंट ने कहाँ से डिराइव की थी, कहाँ से मिली थी उन्हें, होम रूल मूवमेंट इन आयरलैंड। आयरलैंड में भी होम रूल मूवमेंट चल रहा था। इस होम रूल मूवमेंट से इंस्पायर हुई हमारी कौन, एनी बेसेंट, और उन्होंने इंडिया में भी होम रूल फॉर इंडिया स्टार्ट किया। कब किया बेटा, सितंबर 1916 में। ठीक है, सितंबर 1916 में होम रूल लीग फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया, किसके द्वारा, मिसेस बेसेंट के द्वारा। कहाँ पर, मद्रास में, आज बोले तो चेन्नई में। एक और होम रूल लीग स्टार्ट हुई, ठीक है, कहाँ पर, पुणे में। कब, अप्रैल में 1916 में। दोनों ही होम रूल मूवमेंट 1916 में ही आई। एक लेके आई थी एनी बेसेंट मद्रास में, बोले तो आज के चेन्नई में, और तिलक लेके आए थे पुणे में। ठीक है, बेसेंट और तिलक एक एग्रीमेंट पे पहुंचे। क्या था वो एग्रीमेंट, कि भाई जो तिलक का होम रूल मूवमेंट है वो महाराष्ट्र में और सेंट्रल प्रोविंसेस में काम करेगा, मतलब मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है, महाराष्ट्र है, वहाँ पर काम करेगा। और जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है उसमें बेसेंट वाला होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करेगा। अब देखो काम डिवाइड कर लिए गए थे जिससे कि काम प्रॉपर वे में हो। ऐसा नहीं था कि कोई एक यहीं तक फिक्स रह सकता है दूसरा वहीं रह सकता है, पर फिर भी एक समझौता हो गया दोनों के बीच में कि ठीक है भाई तुम महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश वाले सेंट्रल प्रोविंसेस में करो, मैं दूसरे पार्ट में करती हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या एम और ऑब्जेक्टिव थे होम रूल लीग के। तो जो होम रूल लीग थी उसका मतलब था सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, दैट इज द कंट्री शुड हैव गवर्नमेंट बाय काउंसिल्स इलेक्टेड बाय द पीपल। इसका मतलब ये था कि हमारी जो कंट्री होगी उसे गवर्न करेंगे काउंसिल, और ये काउंसिल्स को इलेक्ट कौन करेंगे, जनरल पब्लिक। जो मिसेस बेसेंट थी उन्होंने कहा इंडिया आस्क फॉर इट, इंडिया ने होम रूल के रिगार्ड में डिमांड की, किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। कब, जब वॉर चल रहा था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम, हमारे इंडियन जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स से कहा कि हमें होम रूल दे दो। इंडिया विल आस्क इट आफ्टर द वॉर, इंडिया ने फिर वॉर के बाद भी इसके लिए पूछा। देखो बेटा जब वॉर चल रहा था तब भी हमने होम रूल के रिगार्ड में ब्रिटिश गवर्नमेंट से बोला कि भाई हमें होम रूल दे दो। ठीक है, इंडिया विल आस्क फॉर इट आफ्टर द वॉर, वॉर के बाद भी हमने पूछा, बट नॉट एज अ रिवॉर्ड बट एज द राइट
डज शी आस्क फॉर इट। पर वॉर के बाद उन्होंने रिवॉर्ड की तरह नहीं मांगा कि भाई अब आप जीत गए हो, हमने आपकी हेल्प की है तो हमें दे दो। हमने हमारे राइट की तरह इसे मांगा। जो मिसेस बेसेंट थी और बेटा जो तिलक थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को यूज़ किया अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। यहाँ पर तिलक जो एक कंजर्वेटिव नेता थे, उन्होंने भी अपनी हर चीज़ को साइड में रखा। मिसेस बेसेंट और तिलक दोनों ने ही सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को यूज़ किया अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेंड करने के लिए। एफर्ट्स ऐसे किए गए कि भाई स्वदेशी मूवमेंट को फिर से रिवाइव किया जाए। जो होम रूल कैंपेन था उसने अलार्म कर दिया गवर्नमेंट को, सरकार की रातों की नींदें हराम हो गई, बेचारे सो नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। तिलक, वर्ल्ड वॉर 1, ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी, फिर तिलक, क्या करें और क्या ना करें। एक तरफ इनहिबिशन, दूसरी तरफ तिलक, तीसरी तरफ जर्मनी, चौथी तरफ ऑटोमन एम्पायर। बड़े ही परेशान हो गए ब्रिटिशर्स। जो पंजाब के गवर्नर थे उन्होंने मना कर दिया कि भाई तिलक इस प्रोविंस में नहीं आ सकते। तिलक की एंट्री को डिनाई किया कि पंजाब में तिलक नहीं आ। बेटा 15 जून 1970 को तो क्या हुआ, जो गवर्नर थे मद्रास के, उन्होंने एक ऑर्डर इशू कर दिया कि जाओ एनी बेसेंट को तो गिरफ्तार करके ले आओ, और उनके जो दो बड़े ही होशियार फॉलोअर्स हैं ना, बीपी वाडिया और जीएस अरुणडेल, उनको भी गिरफ्तार कर लो। ठीक है। 15 जून 1917 को गवर्नर जो थे मद्रास के, उन्होंने ऑर्डर इशू कर दिया कि एनी बेसेंट को भी गिरफ्तार करो, अरेस्ट करो, साथ ही साथ बीपी वाडिया और जीएस अरुणडेल को भी गिरफ्तार कर लो। पंजाब के जो गवर्नर थे उन्होंने पंजाब में तिलक को नहीं आने दिया, वहीं मद्रास के गवर्नर ने इनहिबिशन को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दिया। पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट मीटिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, प्रोटेस्ट मीटिंग स्टार्ट हो गई पूरे इंडिया में। अब तक जो बेसेंट थी वो लोगों के लिए आदर्श बन गई थी। ठीक है, लोग उन्हें आदर्श के रूप में देखने लगे थे, उनके लिए प्रोटेस्ट मीटिंग कर रहे थे, और इस प्रेशर के आगे झुकते हुए गवर्नमेंट को रिलीज करना ही पड़ा। किसको? बेसेंट को। कब? सितंबर 1970 में। फिर से सुनो, एक तरफ पंजाब के गवर्नर बोल रहे हैं कि भाई तिलक पंजाब में नहीं आएंगे, एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के वारंट निकल गए हैं, उनके दो फॉलोअर्स बीपी वाडिया और जीएस अरुणडेल के साथ वो जेल में चली गई हैं। प्रोटेस्ट मीटिंग स्टार्ट हो गई है पूरे इंडिया में। बेसेंट अब लोगों का आदर्श बन चुकी थी बेटा, तो लोगों के दबाव के कारण सरकार को झुकना पड़ा। ठीक है, और सरकार ने 1917 सितंबर में इन्हें रिलीज कर दिया। क्या? तो कांग्रेस इलेक्टेड Mrs. Besant as President of Kolkata Session held in 1917। 1917 में जो कोलकाता सेशन हुआ उसकी प्रेसिडेंट बनी मिसेस बेसेंट। इतनी बड़ा फिगर बन चुकी थी एनी बेसेंट, लोग उन्हें अपना आदर्श मानने लगे थे, तो कांग्रेस भी इस मौके का फ़ायदा क्यों नहीं उठाती। तो उन्होंने जो कोलकाता सेशन होने वाला था 1917 में, उसका प्रेसिडेंट बनाया एनी बेसेंट को। सिग्निफिकेंस ऑफ होम रूल। सो स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई write down the significance of the home rule movement या what is the importance of home rule movement, तो आप क्या लिखेंगे कि women participated in large number। सेकेंड पॉइंट, रिवाइवल ऑफ स्वदेशी स्पिरिट। क्लियर है? चलो अब हम अगस्त डिक्लेरेशन को पढ़ेंगे भाई। तो जो कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थी दोनों साथ में आए और एक कॉमन चार्टर ऑफ डिमांड्स इन्होंने प्रेजेंट किया। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में आए, इन्होंने हाथ मिलाया और एक कॉमन चार्टर ऑफ डिमांड्स बनाया। जो गवर्नमेंट थी वो इस बात को समझने लग गई थी कि भैया अब हमें कुछ ना कुछ करके इंडियंस को पैसिफाई तो करना ही है। पैसिफाई करने का मतलब पता है आपको? कुछ ना कुछ लॉलीपॉप तो देनी पड़ेगी जिससे ये टाइमिंग थोड़ा सा शांत हो जाए। अब वो हमें लालच देके प्रलोभन देके हमें शांत करना चाहते थे। ठीक है, अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये फील करने लग गई थी कि अब ये एब्सोल्युटली नेसेसरी हो गया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि वो पेसिफाई करे किसको? इंडियंस को, बाय अ डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसी। इसीलिए 20 अगस्त 1917, 20 अगस्त 1917 को जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जिनका नाम था मॉन्टैक, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। मिस्टर मॉन्टैक ने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की हाउस ऑफ कॉमन्स में। कब? 20 अगस्त 1917 को। उन्होंने कहा
कि भाई हमारी जो मेजेस्टी गवर्नमेंट है उसका मानना ये है कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट होगा सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन का इंडिया में। इसका मतलब ये था कि लोकल बॉडीज़ बनेंगी इंडिया में, म्यूनसिपैलिटीज़ बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बनेंगे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बनेगा, ठीक है? शुड कंटेन सब्सटेंशियली इलेक्टेड मेंबर्स, और भले वो म्यूनसिपैलिटी हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हो, इन सब में सब्सटेंशियली इलेक्टेड मेजॉरिटीज़ होंगी, मतलब चुन के ज़्यादा नेता आएंगे। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। एक और खुशी की बात, अब क्या आया बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो जैसे ही अगस्त डिक्लेरेशन रिसीव हुआ, लोग बड़े खुश, इतने खुश कि क्या बताएं, बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ लोगों ने अगस्त डिक्लेरेशन को लिया। अगस्त घोषणा का लोगों ने उत्साहपूर्ण, बहुत खुशी से क्या किया, स्वागत किया। धीरे धीरे करके बेटा जो होम रूल मूवमेंट थी वो भी एंड हो गई, ख़त्म हो गई। दो Government of India Act 1990 made a beginning towards transferring some of power to Indians और provincial level। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था इसने शुरुआत कैसे की कि भैया बहुत सारी जो पावर्स थी वो किसको ट्रांसफ़र कर दी गई, इंडियंस को। कहाँ पर, प्रोविंशियल लेवल पे। मतलब अब हमें प्रोविंशियल लेवल पे थोड़ी थोड़ी ताकतें मिलना चालू हो गई थी, थोड़ी थोड़ी ऑटोनॉमी मिलना चालू हो गई थी। तो फिर से ध्यान से सुनो बेटा, देखो क्या बोल रहा है ये। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था, यहाँ से शुरुआत हो जाती है ट्रांसफ़र होने की, किसके ट्रांसफ़र की, पावर की, किसको, इंडियंस को। कहाँ पर, प्रोविंशियल लेवल पे। अब प्रोविंशियल लेवल पे इंडियंस को थोड़ी ऑटोनॉमी मिलने लग जाएगी, पर इसको आपको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि पूरे प्रोविंसेस ऑटोनमस हो जाएंगे। थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी मिलेगी, थोड़ी बहुत ताकतें मिलेंगी, थोड़ी शक्तियाँ मिलेंगी बेटा। ऐसा नहीं है कि सारे प्रोविंसेस कैसे हो जाएंगे, ऑटोनमस, ठीक है। बट दिस शुड नॉट बी टेकन टू मीन, इसका आप ये मतलब नहीं निकालना कि भैया ये जो थोड़ी सी पावर ट्रांसफ़र हुई है हमारे सारे प्रोविंस ऑटोनमस हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो एक्ट था ये डिवाइड करता था प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को टू पार्ट्स में। एक होते थे ट्रांसफर्ड और दूसरे थे रिजर्व्ड। जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, लैंड रेवेन्यू एक्सेट्रा, इन्हें एडमिनिस्टर कौन ही करेगा, गवर्नर एंड इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। दो पार्ट में प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया, एक थे ट्रांसफर, दूसरे थे रिजर्व सब्जेक्ट्स। जो रिजर्व सब्जेक्ट्स है जैसे कि लॉ ऑर्डर, पुलिस, लैंड रेवेन्यू, इन्हें एडमिनिस्टर कौन करता था बेटा, गवर्नर और उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे जिसमें आती थी पब्लिक हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्निंग, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इन्हें रखा गया किसके पास, मिनिस्टर्स के पास, ठीक है। जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ये जो नया सिस्टम था गवर्नमेंट का, इसे डायरकी कहा गया, गवर्नमेंट बाय टू अथॉरिटीज़। कहीं पर थोड़ी सी हमारी चल रही थी, कहीं पर अंग्रेज़ों की चल रही थी, दो लिस्ट बनी थी, एक थी रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। रिजर्व में सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स थे, रेवेन्यू, टैक्स कलेक्शन, पुलिस, लॉ, ऑर्डर। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे उसमें पब्लिक हेल्थ थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, है ना। चलो, और इस नए सिस्टम को हमने क्या बोला, डायरकी, गवर्नमेंट बाय टू अथॉरिटीज़। अब हम एक्ट 1919 की क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे, उसकी आलोचनाओं को पढ़ेंगे, बुराइयां देखेंगे। ये जो सिस्टम था डायरकी का, बड़े ही लॉजिकल बेसिस पे बना हुआ था, ठीक है। तो जो सिस्टम था डायरकी का वो टूट गया। क्यों टूट गया भैया, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम लॉजिकल बेसिस पे बना था। जो डिवीज़न किया था हमने सब्जेक्ट का वो भी बहुत ही लॉजिकल था। जैसे कि जो एग्रीकल्चर था वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में आता था, वहीं पर जो लैंड रेवेन्यू था और जो इरिगेशन था वो रिजर्व सब्जेक्ट में था। मतलब देखो कितना बेतुकापन है। एग्रीकल्चर किसके पास है, ट्रांसफर्ड लिस्ट में, पर लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चर पे लगने वाला कर, टैक्स, वो किसके पास है, रिजर्व लिस्ट में। इरिगेशन, सिंचाई खेती से जुड़ी हुई है ना बेटा, खेतों में ही तो हम पानी देते, सिंचाई करते, सिंचाई किस में डाल दिया इन लोगों ने, रिजर्व लिस्ट में। तो ये तो ऊट पटांग था। तो इस ऊट पटांग डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही ये जो डायरकी का सिस्टम था जल्दी ही खत्म हो गया।
द कांग्रेस एट इट्स सेशन इन 1990, कांग्रेस का जो सेशन हुआ 1990 में, उसने डिनाउंस किया कि भाई ये जो रिफॉर्म्स हमें दिए गए हैं ये इनएडिकेट हैं, अपर्याप्त हैं, अनसेटिस्फैक्ट्री हैं, असंतोषजनक जनक है और वेरी डिसअपॉइंटिंग भी हैं। ठीक है, तो तीनों शब्द देखो बेटा, ये जो वर्ड है इनएडिकेट, कौन सा बेटा, इनएडिकेट, इसका मीनिंग क्या होता है लालो, अपर्याप्त। ठीक है, दूसरा ये जो वर्ड है अनसेटिस्फैक्ट्री, इसका मीनिंग होता है कि भाई असंतोषजनक है। ठीक है, तीसरा जो वर्ड है डिसअपॉइंटिंग, इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, निराशाजनक। ठीक है, डिसअपॉइंटिंग का मतलब होता है निराशाजनक, इनएडिकेट अपर्याप्त, अनसेटिस्फैक्ट्री मतलब हमें सेटिस्फैक्शन संतोष नहीं मिल रहा है ना। It, however, decided to carry them out in such a way as to secure the early establishment of responsible government. पर बेटा इन्हें इस तरीके से कैरी आउट करने की बात की गई, इस तरीके से लागू करने की बात की गई कि भाई फ्यूचर में हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश कर पाए। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.